नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी इतिहास की श्रृंखला जो चल रही थी उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल और ताम्रपाषाणिक काल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वह आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में होगा। दोस्तों, अगर ध्यान दीजिए तो हमने इतिहास को कितने भागों में बांटा था। दोस्तों, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इतिहास को समझने के लिए हमने इसके सुविधा अनुसार इसको 3 भागों में बांटा था। पहला जो भाग था उसको हमने प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एरा बोला था, प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक एरा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, दूसरा हमने बोला था कि दूसरा जो डिवीजन है वो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हमने प्रोटो हिस्टोरिक एरा बोला था। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हमने प्रोटो हिस्टोरिक एरा बोला था। और तीसरा जो डिवीजन था वो था ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एरा। अब अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है और प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से समझने के लिए इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया था। पहला जो काल था उसको हमने पुरा पाषाण काल के नाम दिया था। पहला जो था उसको हमने पुरा पाषाण काल बोला था। दूसरे को हमने मध्य पाषाण काल बोला था, मध्य पाषाण काल। अगर इंग्लिश में ध्यान दें तो पुरा पाषाण काल को हमने पैलियोलिथिक एज बोला था, मध्य पाषाण काल को हमने मीजोलिथिक एज बोला था और तीसरा हमारा था नवपाषाण काल जिसको हमने नियोलिथिक एज बोला था। दोस्तों, अगर ध्यान हो आपको तो पुरा पाषाण काल में हमने पत्थरों से संबंधित प्रवर्धन को पढ़ा था। मध्य पाषाण काल में हमने ये जाना था कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था और नवपाषाण काल में हमने यह पढ़ा था कि पशुपालन के साथ साथ वह कृषि करना भी प्रारंभ कर चुका था। तो इतनी चीजें हमने प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा और प्रागैतिहासिक काल की समाप्ति तक यदि आपको याद हो एक नया काल स्टार्ट हो गया था जिसका नाम था ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जैसे ही किसी नए काल का उद्भव होता है उसका मुख्य कारण यह होता है कि वह अपने पिछले काल के चरमोत्कर्ष काल को प्राप्त कर चुका होता है। यानी कि जो पिछला एरा रहा होता है वह अपने सबसे उच्च पोजीशन पे रहा होता है, सबसे उच्च काल में रहा होता है, जिसकी वजह से उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है और नए काल का उद्भव हो जाता है। उसी प्रकार से ताम्रपाषाण काल में लोहे की खोज हो चुकी थी और यह अपने एकदम उत्कर्ष पे था और उसी के साथ साथ यह अपने पतन की तरफ भी अग्रसर हो गया। ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही आद्य ऐतिहासिक काल का जन्म होता है और आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। आद्य ऐतिहासिक काल को मैंने बताया था पहले भी आपको कि आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला था सिंधु काल या हड़प्पा काल के नाम से भी जानते हैं, सिंधु सभ्यता के रूप में भी जानते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था वैदिक सभ्यता काल, वैदिक सभ्यता काल। इन दोनों का डिवीजन किस आधार पे किया गया था दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया था कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को किन आधारों पर डिवाइड किया गया था। तो उसका कारण जान लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल के समय की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह लिखित रूप से प्राप्त नहीं होती है, वह सिर्फ खुदाई के द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ही हम प्रागैतिहासिक काल को डिफाइन करते हैं। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में भी चीजें वही रहती हैं, पर प्रारंभिक आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं उनका लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के बाद या कुछ समय के अंतराल के बाद लिखित साक्ष्य प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल का वह समय जहां से लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाए, जहां की जानकारी हमें खुदाई के द्वारा प्राप्त हो, अभिलेखों के द्वारा प्राप्त हो या अन्य अवशेषों के माध्यम से प्राप्त हो, उसको हमने सिंधु सभ्यता के रूप में रखा। और जिस आद्य ऐतिहासिक काल के जिस भाग से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होने लगे उसको हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखा है दोस्तों। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल का 2 डिवीजन हुआ है, एक सिंधु सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता वह सभ्यता है जिसकी हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त नहीं होते हैं, बस खुदाई से प्राप्त अवशेषों और अवशेषों के आधार पर ही हम सिंधु सभ्यता को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। बस इतना ही है। आप प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा दोस्तों वह आद्य ऐतिहासिक काल से ही संबंधित चलेगा और आद्य ऐतिहासिक काल का पूरा विवरण चलेगा। बस जुड़े रहिए और पूरे वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, एग्जामिनेशंस की दृष्टि से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे दोस्तों। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें और हिस्ट्री से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं दोस्तों मैं वो सब क्लियर करूंगा।
आज का ये जो टॉपिक है आपका, इसमें मैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो बाकी लोग आपको नहीं बताते हैं, और उसी कंफ्यूजन में आप क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं। तो दोस्तों, अगर इसी तरह गलतियों से बचना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को। आद्य ऐतिहासिक काल, यदि आपसे पूछा जाए कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एरा क्या है, तो आप नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके अंतर्गत नगर नियोजन की पद्धति प्रारंभ हुई, जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुए पर बाद में चलकर लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो लिखित साक्ष्यों के आधार पर दो डिवीजन किया गया, इनका जो भी विभाजन किया गया है वह लेखन कला के आधार पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो लिखित साक्ष्यों के आधार पर जिस सभ्यता को हमने डिफाइन किया वह है वैदिक सभ्यता, और अलिखित सभ्यता यानी अलिखित शैली के आधार पर जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, वह किससे प्राप्त होती है? खुदाई से प्राप्त अवशेषों के द्वारा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो भी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, वह खुदाई से प्राप्त अवशेषों के माध्यम से ही होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आद्य ऐतिहासिक काल के पहले पार्ट यानी अलिखित पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से हर एग्जामिनेशन में 1 या 2 प्रश्न आपको मिलते ही मिलते हैं। इसीलिए बिना समय गंवाए हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी चीज निरंतरता जरूरी है, आप लगातार जुड़े रहिए, वीडियोस को पूरा देखते रहिए, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे या फिर गैपिंग करेंगे तो चीजों को समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए जुड़े रहना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो इस टॉपिक से बनता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। मैं जो चीजें लिख रहा हूं उसको नोट करते हुए चलिएगा। कारण क्या है कि मैं छोटी छोटी बातें ही बताऊंगा इस टॉपिक में, पर महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए, सबसे पहली बात कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, यानी कि सभ्यता का प्रारूप क्या था। लोहे का खोज हो चुका था, आप सभी जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता को किस सभ्यता के रूप में डिफाइन किया गया, तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था और लोहे का भी समुचित प्रयोग लोग सीख चुके थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां पे हुआ, जो केंद्रीय प्रारूप माना जाता है लेखकों के द्वारा। सबसे अधिक प्रायोरिटी कहां माना गया कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार प्रारंभ हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला टॉपिक लिख लीजिएगा, केंद्रीय विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्रीय विस्तार कहां से प्रारंभ हुआ या केंद्रीय विस्तार कहां तक था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत महाद्वीप जो भी है, उन सभी क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विस्तार पाया गया है। इसीलिए सबसे प्रमुख टॉपिक रहता है हमारे एग्जामिनेशंस के लिए। इससे एग्जामिनेशंस में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो लिख लीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रांतों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाया गया। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पश्चिमोत्तर प्रांत कौन कौन से थे, तो इसलिए बस जुड़े रहिए। पश्चिमोत्तर प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्रीय विस्तार प्राप्त किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि सर्वप्रथम किसने इस बात का उल्लेख किया कि सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान है। सबसे बड़ा प्रश्न यही पूछा जाता है। अभी मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा इससे संबंधित कि सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, सर्वप्रथम खुदाई किसने प्रारंभ किया और इसकी आधिकारिक घोषणा किसने किया। इन सभी बातों को मैं बताऊंगा। लोग इन्हीं बातों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, बस जुड़े रहना है और जानना है कि वास्तविकता क्या है। तो आइए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। तो दोस्तों बता दूं, सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में सर चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? 1826 ईस्वी में
सर चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख किया कि एक ऐसी सभ्यता है जो धरती के नीचे विराजमान है, जिसके बारे में अभी कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। बस उसी के लिए आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व की जो जानकारी दी वो 1826 ईस्वी में सर चार्ल्स मैसन ने दी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं किसने इस बात की पुष्टि की कि चार्ल्स मैसन के द्वारा कहे गए कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 100% सही है। 100% सही है। पुष्टि किसने की, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसने पुष्टि की सिंधु घाटी सभ्यता विराजमान है। तो दोस्तों बता दूं 1856 ईस्वी की बात है। कराची और लाहौर के बीच रेलवे का कार्य चल रहा था, रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। उस समय वहां पे दो अंग्रेज अधिकारी थे, जॉन ब्रिंटन और विलियम ब्रिंटन। इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पुष्टि की। रीजन क्या था कि जब रेलवे पटरी बिछाने का खुदाई का कार्य चल रहा था उसी समय वहां पे उन्होंने उस सभ्यता का विस्तार देखा और इस बात की पुष्टि की कि सर चार्ल्स मैसन के द्वारा कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार विद्यमान है। तो किसने इस बात की पुष्टि की? 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने, तो नोट कर लीजिए दोस्तों, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने इस बात की पुष्टि की कि सर चार्ल्स मैसन के द्वारा उल्लेखित 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वर्तमान में भी मौजूद है। किसने? जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि जानकारी कहां से मिली। ध्यान दीजिएगा, जो रेलवे कार्य चल रहा था वो कहां तक चल रहा था दोस्तों? कराची और लाहौर के मध्य। यह पूछा जा चुका है कि कहां से यह प्राप्त हुआ, तो कराची और लाहौर के मध्य जो रेल पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था वहां से यह प्राप्त हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि खुदाई के द्वारा प्राप्त सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा। यह भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए कि यदि आप अपने मामा, अगर आप लखनऊ के निवासी हैं और आपके मामा का घर दिल्ली में है, तो आपको दिल्ली को इस नाम से जानेंगे कि वह आपके मामा का घर है। ठीक है, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जो सर्वप्रथम खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ वह हड़प्पा से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले के निकट स्थित है हमारा हड़प्पा। और वहीं पे दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स के नेतृत्व में हड़प्पा के खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। तो इस बात को हम नोट करते हुए चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। आप इसको लिख लीजिए, नोट करते हुए चलिए दोस्तों। यह बहुत ही जरूरी विषय है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए हम कुछ मिस किए हुए बिना ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करेंगे। यह आपके सभी एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस दो, ग्रुप ए के एग्जामिनेशंस दो, सभी के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? 1921 में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य कहां से प्रारंभ हुआ? यहीं से शुरू हुआ, हड़प्पा से। ठीक है, लिख लीजिए इसका जवाब क्या होगा। क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में, क्योंकि सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई दयाराम साहनी व माधो स्वरूप वत्स के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। माधो स्वरूप
वत्स के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। दोस्तों नोट कर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई दयाराम साहनी व माधो स्वरूप वत्स के द्वारा नेतृत्व में प्रारंभ हुई। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को नोट कर लीजिए, यह हमारे कंफ्यूजन का सार है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसके बाद जो इसका दूसरा क्षेत्र था मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में जो जानकारी थी विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन ने पहले ही दे दी थी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ हुआ यह भी जान लीजिए। ठीक है, तो 1921 के एक वर्ष बाद वर्ष 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खुदाई का कार्य प्रारंभ हो गया दोस्तों। ठीक है, तब हुआ 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में दोस्तों। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा कि मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, वो किस प्रांत में था? पंजाब प्रांत में। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और इसके बाद हम बढ़ेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आधिकारिक घोषणा किसने की। सर्वप्रथम उल्लेख किया था 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने, और 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने इस बात की पुष्टि की कि सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान है। जबकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि किसने की, इसके बारे में भी हम एक नजर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि की भी बात पूछी जा चुकी है एग्जामिनेशन में, और सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया इस बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसलिए हम एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, आधिकारिक पुष्टि किसने की। तो हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक पुष्टि किसके द्वारा हुआ। तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता धरती पर विद्यमान है। और इस बात की आधिकारिक पुष्टि कब की गई दोस्तों? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया यह भी लिख लीजिए। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता धरती पर विद्यमान है। इसको नोट कर लीजिए कि इस बात की आधिकारिक घोषणा कब की गई? 1924 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, और इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का दर्जा दिया। नोट कर लीजिए, यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि किसने कहा एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसने एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? यह कथन किसका है? तो एक बहुत ही बड़े पुरातत्व शास्त्री थे पिग्गट महोदय।
उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो दो नगर विद्यमान हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना था कि जैसी संरचना हड़प्पा की थी त्रिस्तरीय, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो की भी संरचना पाई गई। इसलिए यह कहना उचित है कि एक ही साम्राज्य की ये जुड़वा राजधानियां विद्यमान थी। ठीक है दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इसके विस्तार की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए दोस्तों इससे बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, क्योंकि प्रश्न ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मैंने अभी तक पढ़ाया उससे जो प्रश्न बन चुके हैं एग्जामिनेशन में और जो बनते रहेंगे, उनके बारे में हम एक नजर देख लेते हैं कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो बनेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न बनेगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो आपका जवाब होगा 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इसका उल्लेख किया सबसे पहले। पुष्टि किसने की सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो की? तो 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक दो अंग्रेजी अधिकारियों ने, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इसलिए बता रहा हूं। वह कौन सा स्थान था जहां पे रेल पटरी बिछाने के दौरान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुष्टि की गई? तो कराची और लाहौर के मध्य। ठीक है, अगला कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कब हुई या आधिकारिक घोषणा कब हुई? तो आधिकारिक घोषणा जो हुई दोस्तों वह 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। और सर जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे सर जॉन मार्शल। 1924 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की गई। दोस्तों ये हमारे एग्जामिनेशंस में बने हुए प्रश्न हैं जो पूछे जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम कि कौन से प्रश्न आगे एग्जामिनेशंस में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक बार आप सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था, तब हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वह त्रिभुजाकार था, या इसकी संरचना ऐसे कह सकते हैं कि यह एक त्रिभुजाकार संस्कृति थी। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल आप सभी को पता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल मिला है दोस्तों वह कितना मिला है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। इसकी लिपि से प्रश्न पूछा जा चुका है, लेखन शैली की कला के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, और सबसे अधिक पूछा जा चुका है इसके विस्तार के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार कहां तक था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार कहां था। तो हम एक छोटे से श्लोक के माध्यम से इसको समझेंगे। ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कैसी संस्कृति थी इसकी? त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके विस्तार की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा है। आप ऐसे एक क्वाड बना लीजिएगा दोस्तों, यह पूर्व का क्वाड प्रदर्शित करेगा और यह पश्चिम का। यहां पे आप लिख भी सकते हैं पूर्व में इसका विस्तार, यहां पे लिख सकते हैं पश्चिम में इसका विस्तार, यहां पे लिख सकते हैं दक्षिण में इसका विस्तार, और यहां पे उत्तर दिशा में इसका विस्तार। ध्यान दीजिएगा ये जो विस्तार बताया गया है केंद्रीय पद्धति के आधार पर बताया गया है। मैंने आपको पहले बताया है भारत उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रांत में इसका सर्वाधिक विस्तार प्राप्त हुआ, तो उसी उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में इसका विस्तार किस प्रकार से था वही बता रहा हूं। तो यह पूर्व दिशा में आलमगीरपुर तक, जो कि मेरठ में है, और मेरठ हमारा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। तो लिख लीजिए पूर्व में इसका विस्तार आलमगीरपुर तक है, जो कि मेरठ में है, और मेरठ हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
और पश्चिम में इसका विस्तार सुतकांगेडोर तक है दोस्तों। कहां तक? सुतकांगेडोर तक। और सुतकांगेडोर कहां पे उपस्थित है दोस्तों? यह है पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में, नोट कर लीजिए। और यह दोस्तों उत्तर में मांडा तक विस्तृत है। मांडा जो कि हमारे कश्मीर में है, नोट कर लीजिए। उत्तर में यह मांडा तक विस्तृत है। और दक्षिण में इसका विस्तार कहां तक है दोस्तों? तो दक्षिण में इसका विस्तार दायमाबाद तक है। और दायमाबाद कहां स्थित है? तो दायमाबाद हमारे महाराष्ट्र में आता है दोस्तों, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। पूर्व में इसका विस्तार आलमगीर पूर्व यानी मेरठ तक है। पश्चिम में इसका विस्तार सुतकांगेडोर पाकिस्तान तक है। उत्तर में मांडा कश्मीर तक और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विस्तार है। क्षेत्रफल मैंने बता ही दिया आपको कि क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विशेषताएं हैं, ठीक है। और एक प्रश्न जो पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों, उसकी सबसे उत्कृष्ट विशेषता क्या है, यानी सिंधु सभ्यता की उत्कृष्ट विशेषता क्या है। कभी कभी पूछ लिया जाता है सिंधु सभ्यता की उत्कृष्ट विशेषता। तो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कृष्ट विशेषता क्या थी जिसकी वजह से इसको जाना गया। आप सभी जानते हैं और परिचित भी हैं, नगर नियोजन। किससे दोस्तों? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन प्रणाली था वो सबसे सुदृढ़ीकृत और सबसे बेहतरीन प्रणाली था। इसीलिए सिंधु सभ्यता का सबसे उत्कृष्ट विशेषता इसके नगर नियोजन प्रणाली को माना जाता है। इतनी बातों को नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका जो विस्तार था दोस्तों वो कहां कहां मिलता है। ऐसे थोड़ा सा साइड में ही लिख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मैं बस जगहों का नाम लिखता जा रहा हूं कि जहां जहां पे इसका विस्तार प्राप्त किया गया है उन विस्तार को आप लिखते रहिए। वैसे मुख्यतः केंद्र तो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्यतः केंद्र कौन सा था, जहां पे यह पनपी और वृद्धि की। तो मुख्यतः जो केंद्र माना जाता है भारत में वह पंजाब माना जाता है, वह सिंध प्रांत माना जाता है, ठीक है। तो पंजाब व सिंध आप लिख लीजिए, पंजाब व सिंध यह मुख्यतः है जहां पे इसका विस्तार प्रारंभ हुआ, पंजाब व सिंध में, ठीक है। और इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं जहां पे यह उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, तो यहां से आप नोट कर लीजिए, दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान। यह बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिम भाग में सभ्यता विद्यमान है जहां से हमें इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला लिख लीजिए, गुजरात राजस्थान। आप सभी को पता है गुजरात और राजस्थान में इसकी संस्कृति विद्यमान है। गुजरात, राजस्थान, इन सभी को नोट करते चलिए। दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, J&K लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर। और कहां पे है दोस्तों? पाकिस्तान में तो है ही है, उसको भी लिख लीजिए। उत्तरी अफगानिस्तान में भी इसके कुछ अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है, उत्तरी अफगानिस्तान। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने लिखवा ही दिया है, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसके अवशेष पाए जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्व में विस्तार है वह आलमगीरपुर तक है, पश्चिम में सुतकांगेडोर तक, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद तक है, ठीक है। मुख्यतः केंद्र है इसका पंजाब व सिंध। इसका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरी अफगानिस्तान और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इसका पूर्ण विस्तार पाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे इसके कुछ प्रसिद्ध स्थलों के बारे में कि कौन से स्थल की खोज कब हुई, उसका उत्खनन कार्य किसने कराया, इन सभी के बारे में हम एक दृष्टि डाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न वहां से भी उठाए जाते हैं, ठीक है। और जैसा मैं बता दूंगा वैसा कोई बताया नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए साथ में जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। और मेरा वादा है दोस्तों, एग्जाम का एक भी प्रश्न आपके टॉपिक से बाहर का नहीं होगा। जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना पर्याप्त है। उतने की नोट्स आपने बना ली तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो जुड़े रहिए बस। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनका उत्खनन कार्य कब हुआ, किसने किया, इसके बारे में। प्रमुख स्थल व उत्खनन कार्य, ठीक है।
ऐसे हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, और जैसे प्रारूप मैं बनाऊंगा बस वैसे प्रारूप बनाते चलिएगा। याद करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला और प्रमुख स्थल जो है वह आप सभी जानते हैं हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा के लिए ऐसे प्रारूप बनाइए, ठीक है। मैं जैसे बनाते चलूंगा वैसे ही चलिएगा। सबसे पहला प्रारूप लिखेंगे उत्खनन कार्य। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1921 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ दोस्तों, दयाराम साहनी व माधो स्वरूप वत्स के द्वारा, ठीक है। दयाराम साहनी व माधो स्वरूप वत्स, कौन, माधो स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी के बारे में सबने सुना होगा, शायद माधो स्वरूप वत्स के बारे में मैं पहला हूं जो आपको बता रहा हूं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य हुआ 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी व माधो स्वरूप वत्स के द्वारा हुआ। इसके बाद इसकी स्थिति क्या है आप सभी जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता की स्थिति क्या है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, ठीक है। यह हड़प्पा की स्थिति हो गई मांटगोमरी जिले में, नोट कर लीजिए, मांटगोमरी जिले में। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। या तो उत्खनन हो गया, स्थिति हो गई, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद आएगा कि यह किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर, रावी नदी के तट पर। नोट कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए गए हैं, यानी कि जो प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, ठीक है, उनमें से जो प्रश्न बनते हैं कि किन प्राप्त साक्ष्यों से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, उनके बारे में भी लिख लीजिए। पहला हुआ उत्खनन कार्य, दूसरा स्थिति, तीसरा नदी और चौथा हुआ प्राप्त साक्ष्यों के बारे में, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका सबसे प्रमुख साक्ष्य है विस्तृत अन्नागार। सबसे बड़ा अन्नागार मिला है यहाँ से, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला है, यह दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा अन्नागार है। इसके बाद यहाँ पे श्रमिक आवास प्राप्त किए गए हैं। क्या मिला है दोस्तों, श्रमिक आवास, कहां से, हड़प्पा से श्रमिक आवास प्राप्त किए गए हैं। और क्या मिला है दोस्तों, यहाँ से अनाज कूटने के चबूतरे भी मिले हैं। लिख लीजिए चबूतरे, ऐसे चबूतरे जिसपे अनाज को रख के कूटा जाता था, ठीक है। और क्या मिला है, यहाँ से सोने के कंगन भी प्राप्त किए गए हैं दोस्तों। क्या मिला है, सोने के कंगन कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अपने दूसरे नगर की तरफ, ठीक है। इतने चीजों को नोट कर लीजिए, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले नगर की तरफ, मोहनजोदड़ो की तरफ। एक एक स्थल बता के जाऊंगा दोस्तों, बस जुड़े रहिए साथ में और वीडियो को पूरा देखिए। दूसरे नंबर का जो हमारा नगर है वह है दोस्तों मोहनजोदड़ो। सबसे ज्यादा प्रचलित नगरों में से है मोहनजोदड़ो। फिर मोहनजोदड़ो के लिए यही प्रारूप, इसका उत्खनन, ठीक है, फिर स्थिति, फिर किस नदी के किनारे है, और फिर नदी के बाद क्या प्राप्त साक्ष्य हैं, जो साक्ष्य यहां से प्राप्त किए गए, ठीक है। ऐसे बनाते चलिए दोस्तों, यह समीकरण बहुत ही जल्दी याद करने में सहायक होगा। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ दोस्तों, 1922 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य हुआ। इसकी स्थिति कहां है दोस्तों, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में, ठीक है। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कि यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताइए दोस्तों, यह सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। मोहनजोदड़ो किसके तट पर स्थित है,
सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नोट कर लें इसको, फिर हम बढ़ेंगे इसके प्राप्त साक्ष्यों की तरफ। तो सबसे बड़ा स्नानागार कहां से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा स्नानागार, इतने लोग नहा सकते थे कि पूरा मोहल्ला नहा सकता था, ठीक है, इतना बड़ा स्नानागार था, पूरे मोहल्ले के साथ नहाइए। स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, और इसके साथ साथ जो मिला वह मिला पुरोहित आवास। पुरोहित आवास। इनकी अवस्थिति के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन वो हायर लेवल के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि आखिर जो अन्नागार, स्नानागार और पुरोहित आवास मिले या किस दिशा में विद्यमान थे, ठीक है। तो उसके बारे में भी एक दिन विस्तृत टिप्पणी की जाएगी दोस्तों, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले नगर के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको हम कहते हैं चाहुदड़ो। चाहुदड़ो के बारे में कई बार एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछा जा चुका है, एग्जामिनेशंस की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण नगर है दोस्तों। तो चाहुदड़ो के बारे में जरूर पढ़िएगा, या फिर जो मैं बना रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर एक कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी पॉइंट मैं कराऊंगा सब महत्वपूर्ण है। तो चाहुदड़ो के उत्खनन की बात कर ली जाती है, इसके स्थिति की बात कर ली जाती है, और इसके नदी के बारे में बात कर लिया जाता है, और फिर इसके प्राप्त साक्ष्यों के बारे में, ठीक है। आइए, उत्खनन कब हुआ दोस्तों चाहुदड़ो का? तो चाहुदड़ो का जो उत्खनन हुआ वह 1931 ईस्वी में किया गया। कब? 1931 ईस्वी में। किसके द्वारा? NG मजूमदार के द्वारा। NG मजूमदार के नेतृत्व में 1931 में चाहुदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया। इसकी स्थिति कहाँ है दोस्तों? तो इसकी स्थिति है सिंधु प्रांत में। कहां पर? सिंधु प्रांत में। नोट कर लीजिए दोस्तों, ऐसा कोई बताएगा नहीं जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसकी स्थिति कहां है? सिंधु प्रांत में। किस नदी के किनारे स्थित है चाहुदड़ो? तो यह भी सिंधु नदी के तट पर है दोस्तों। दो नगर हो गए सिंधु नदी के तट पर, एक मोहनजोदड़ो और एक चाहुदड़ो। इनके लास्ट में दड़ो लगा हुआ है, देख लीजिए, ये भी दड़ो, ये भी दड़ो, दोनों कहां स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। नोट कर लीजिए। और चाहुदड़ो से प्राप्त क्या किया गया दोस्तों? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए ये बार बार पूछा जा चुका है कि काजल के साक्ष्य कहां से मिले सिंधु घाटी में? तो चाहुदड़ो से। और लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले? वो भी चाहुदड़ो से। यानी कि यहाँ की जो स्त्रियां थी वह सौंदर्य प्रसाधन में निपुण थी, ठीक है। तो चाहुदड़ो में काजल और लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नगर की तरफ, लोथल की तरफ। और आप सभी जानते हैं लोथल एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पे एक कृत्रिम बंदरगाह प्राप्त किया गया था दोस्तों, ठीक है। नोट करते हुए चलिएगा, कुछ भी नगर का बचना नहीं चाहिए। और इससे बेहतर कोई बताए तो बताइए हमें, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मेंशन करिएगा कि इतना बेहतर नगर नियोजन प्रणाली किसी ने पढ़ा दिया हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले नगर की तरफ, जिसका नाम है लोथल। इसको मिनी मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है, छोटा मोहनजोदड़ो कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। इसके उपनाम भी हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो का छोटा भाई है ये, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली जो बात हम करेंगे लोथल में, वो किसकी बात करेंगे? उत्खनन किसने कराया और क्यों कराने, क्यों नहीं, कब कराया, ठीक है। उत्खनन कब हुआ दोस्तों लोथल का? 1954 में। कब हुआ? 1954। किसके द्वारा? SR राव के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? SR राव के द्वारा 1954 में लोथल का उत्खनन कार्य हुआ। इसकी स्थिति क्या है? मोदी जी के साइड का है ये, गुजरात के अहमदाबाद के पास, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, ठीक है, अहमदाबाद जिले के निकट स्थित है दोस्तों। इसकी स्थिति क्या है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। अब यह किस नदी के किनारे स्थित है यह भी जान लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने भोगवा नदी का, जैसे राज और सिमरन का सुना है आप लोगों ने, उसी प्रकार से लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और सबसे अगला प्राप्त साक्ष्य क्या है? प्राप्त साक्ष्य यानी कि कौन सा साक्ष्य मिला, तो इसमें बताने की जरूरत है क्या?
यहां से प्राकृतिक गोदीवाड़ा मिला, यानी कि नेचुरल डकयार्ड बोलते हैं इसको, बंदरगाह। प्राकृतिक गोदीवाड़ा कहां से प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में? तो लोथल से प्राप्त हुआ दोस्तों, नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले महत्वपूर्ण नगर की तरफ, जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा का वैसे अर्थ पता है आप लोगों को क्या है? कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, वह है सफेद कुआं। ठीक है, तो कालीबंगा के बारे में जानते रहिएगा कि कालीबंगा का जो नाम है वह है सफेद कुआं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसका उत्खनन कार्य किसने कराया और कब कराया। बहुत ही जरूरी है दोस्तों इन सब बातों को जानना, कोई बताएगा नहीं। तो लोथल से पहले इसकी खुदाई की गई थी 1951 में। कब? 1951 ईस्वी में, जब देश को प्रथम राष्ट्रपति मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मिले थे, उसी समय इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हो चुका था। और किसने कराया था? अमलानंद घोष जी ने। अमलानंद घोष जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। किसके नेतृत्व में हुआ था खुदाई कालीबंगा का? तो अमलानंद घोष के द्वारा उत्खनन कार्य हुआ। इसकी स्थिति कहाँ है दोस्तों? तो यह राजस्थान के श्रीनगर में है। स्थिति क्या है दोस्तों? राजस्थान के श्रीनगर में। राजस्थान के श्रीनगर में, नोट कर लीजिए दोस्तों, कोई बताएगा नहीं है ऐसा। ठीक है, अब देखते हैं कि किस नदी के किनारे है। तो आप सभी जानते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों? घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, भूलिएगा मत। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और अवशेष क्या प्राप्त हुए? यहां से प्राप्त साक्ष्य क्या है दोस्तों? यहाँ के लोग बहुत ही भजन कीर्तन करते थे, इसीलिए सबसे पहले जो अग्नि वेदिकाएं मिली वो क्या, कहां से मिली? कालीबंगा से। और किस साइज की थी? आयताकार थी। यह कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली। तो आयताकार अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली हैं दोस्तों? वह मिली हैं कालीबंगा से। नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले साक्ष्य की तरफ। ठीक है, आयताकार अग्नि वेदिकाएं। और क्या मिला है दोस्तों? हड़प्पा के समय के लिख लिए हड़प्पोत्तर कालिक प्रसाधन मिले हैं। नोट कर लीजिए, हड़प्पा कालिक प्रसाधन। ठीक है, तो यह हो गया कालीबंगा के बारे में। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों बनावली की तरफ। ठीक है, नोट करते रहिए, कुछ मिस ना हो पाए। मिस हुआ तो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन गया। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, सब साथ लेके जाएंगे। और फिलहाल लॉकडाउन का समय है, तो लॉक रहिए और पढ़ते रहिए, इससे बेहतर मौका और कभी नहीं मिलेगा। अगला है हमारा बनावली। ठीक है, अगली जो स्थल है दोस्तों जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसका नाम है बनावली। बनवाली मत बोल दीजिएगा, नहीं बड़ा बवाल हो जाएगा। तो उत्खनन किसने किया यह देख लेते हैं। इसकी स्थिति कहाँ है यह देख लेंगे, और यह किस नदी के किनारे है यह भी देखेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि यहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त किए गए। ठीक है, तो ऐसे एक सीरीज बना लीजिए दोस्तों। ये मत कहिएगा कि सर ने बताया नहीं, सब बता के जाऊंगा, सब दे के जाऊंगा आपको यहीं पे। उत्खनन कब हुआ? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट जी के द्वारा। पहला चीज नोट करिए, इसका उत्खनन 1974 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट जी के द्वारा। स्थिति कहाँ है? हरियाणा के हिसार में। स्थिति कहाँ है दोस्तों? हरियाणा के हिसार जिले में। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिएगा, सबका सॉल्यूशन है यहाँ पे जीएस एक्सपर्ट हब में। ठीक है, तो बनावली की स्थिति हरियाणा के हिसार जिले में। अब देखते हैं किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों यह भी घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी के किनारे है। जहां मैंने घग्गर लिखा है वहां घग्गर ही लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि प्रदेशों के साथ साथ बोलियां बदलती जाती हैं, नाम भी बदलते जाते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए इसकी जो प्राप्त साक्ष्य हैं वह क्या है दोस्तों? प्राक हड़प्पा कालीन उपकरण।
प्राक हड़प्पा कालीन उपकरण प्राप्त किए गए हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। और कालीबंगा में एक चीज और नोट कर लीजिएगा जो सबसे कई बार पूछा गया, मेरे दिमाग से मिस हुआ, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, या कालीबंगा में लिख लीजिएगा, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। नोट कर लीजिएगा, याद आ गया, बता दिया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कालीबंगा में नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सबसे महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा के बारे में। यह सबसे भारत में उपस्थित जितने भी हड़प्पा स्थल हैं उनमें से दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा स्थल हमारा धौलावीरा है, ठीक है। नाम इतना खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा, डरा देगा बच्चों को। उत्खनन कब हुआ यह जानेंगे, इसकी स्थिति कब है, स्थिति कहाँ है यह जानेंगे, किस नदी के किनारे यह है वह भी जानेंगे, और साक्ष्य क्या मिले यह भी देखेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से आप प्रारूप बनाइए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो उत्खनन कब हुआ दोस्तों, उत्खनन हुआ 1968 में, कब, इन 1968 ईस्वी बाई JP जोशी द्वारा। किसके द्वारा, JP जोशी जी के द्वारा यह कार्य किया गया, ठीक है। अब इसकी स्थिति क्या है दोस्तों, इस पे भी एक नजर देख लेते हैं। तो गुजरात के कच्छ की तरफ है इसकी स्थिति, गुजरात के पास ही कच्छ का रण है, आप सभी जानते हैं। तो गुजरात के कच्छ की तरफ यह उपस्थित है दोस्तों, कौन, धौलावीरा, ठीक है। अब यह किस नदी के किनारे है, तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी नदी है सामने, अरब सागर पड़ता है ना, तो अरब सागर में इसकी स्थिति है, अरब सागर के किनारे यह स्थित है दोस्तों, नोट कर लीजिए। और धौलावीरा के साक्ष्य क्या है, एकमात्र स्टेडियम का साक्ष्य है, यहाँ पे इस एकमात्र स्टेडियम पाया गया है। अब ये मत सोचिएगा कि आज की तरह आधुनिक स्टेडियम था, पुराना स्टेडियम था, लोग खेलने कूदने जाते थे, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर प्रतियोगिताएं कराई जाती रही होंगी उस समय, ठीक है। एकमात्र स्टेडियम का साक्ष्य कहां से मिला है, धौलावीरा से मिला है दोस्तों, ठीक है। तो इतनी चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण की तरफ, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि कई लेखकों ने अलग अलग काल निर्धारित किया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो वह कौन कौन सा काल चक्र है, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कभी कभी काल निर्धारण से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिए गए उपरोक्त कालमों में से कौन सा सबसे अधिक सर्वमान्य काल निर्धारण है सिंधु घाटी सभ्यता का। एक भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, टॉपिक छोटी रहेगी, समय कम लूंगा, पर पढ़ाऊंगा पूरा जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। बस वीडियो को पूरा देखिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए हमारे साथ, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है, आप हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। सबसे पहला और सर्वमान्य जो काल है वह रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर है। तो सबसे पहला जो लिखिएगा, रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर, रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर क्या बताया गया है, इसको हम जान लेते हैं दोस्तों। कुल मिलाके जो 5 लेखक हैं उन्हीं के आधार पर सिंधु घाटी काल का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहला है हमारा रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर, और इस आधार पर बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। कब से, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा हमारे DP अग्रवाल जी बताते हैं, दूसरा जो काल निर्धारण किया है वो DP अग्रवाल जी ने काल निर्धारित किया है, DP अग्रवाल जी ने। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगला तीसरे मत की तरफ,
जो तीसरा निर्धारण है, तो मृण मुद्राओं के आधार पर जो मुद्राएं पाई गई हैं, मृण मुद्राओं के आधार पर, ठीक है, मृण मुद्राओं के आधार पर भी बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था। इन सभी को नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं दोस्तों। मृण मुद्राओं का काल क्या था? तो मृण मुद्राओं के आधार पर 2500 ईसा पूर्व से लेकर, कब से? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक, 1800 ईसा पूर्व तक। थोड़ी बहुत नॉइजेस हैं, जल्दी ही दूर कर दी जाएंगी, थोड़ी बहुत आवाज़ें आती रहती हैं, उसके लिए परेशान ना होइएगा। बस चीज़ों से मतलब रखिए कि हमें पढ़ना है और आगे निकलना है, ठीक है। तो 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक मृण मुद्राओं के आधार पर बताया गया है। और अगला निर्धारण है मार्शल के अनुसार। किसके अनुसार? सर जॉन मार्शल यही है, ठीक है, जिन्होंने बताया था 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान है, ठीक है, आधिकारिक पुष्टि इन्होंने ही की थी। तो मार्शल के अनुसार जो इसका सर्वमान्य काल माना जाता है वह 3250 से लेकर 2750 तक माना जाता है। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, नोट कर लीजिए। और अंतिमवा है व्हीलर के अनुसार। सर मार्टिन व्हीलर हैं ये, इन्होंने भी अपना मत दिया था कि कब से कब तक इसका कार्यक्रम है। तो व्हीलर के अनुसार एक बार देख लेते हैं इसका कार्यक्रम क्या है दोस्तों। तो व्हीलर ने बताया कि 2500 ईसा पूर्व से लेके, कब से? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। कब से? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। लेकिन जो इसमें से सर्वमान्य काल निर्धारण माना गया वह रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर माना गया है, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। आप इसके आगे लिख लीजिएगा, सर्वमान्य काल निर्धारण रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। और जहां तक मैं समझता हूं कि यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से जो पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या है वह काफी अधिक होती है दोस्तों। इसके बाद पूछा जाता है कि बाटों का प्रयोग किस में हुआ, ईंटों का अनुपात। अभी जल्द ही सिपाही जो 2018 का एग्जाम हुआ उसमें ईंटों का अनुपात पूछ लिया था। तो जो ईंटों का अनुपात है वह नोट कर लीजिए दोस्तों। छोटा सा पॉइंट है कि जो नगर बने थे, जो घर बने थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वहां के ईंटों का अनुपात क्या था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया गया था। 4:2:1, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ईंटों का अनुपात था 4:2:1। और जो बाट मिले हैं व्यवसाय के लिए, जो वो बाट का प्रयोग करते थे, बाट के माप का प्रयोग करते थे, वह 16 के गुणकों में करते थे। 16 के गुणकों में। 16 के गुणकों का मतलब क्या होता है? जैसे 16, 64, 160, 320 एटसेट्रा। इस रूप में वह अपने बाटों का प्रयोग करते थे व्यवसाय के लिए। और आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था? कृषि था, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं हमारी आद्य ऐतिहासिक काल के एक पार्ट जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले जो मोस्ट प्रोबेबल प्रश्न होते हैं उन सबको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी रह जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण और कौन कौन से मत हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं, ठीक है। तो उनका मैं एक डिस्क्रिप्शन आपको अपनी अगली वीडियो में इतिहास के दे दूंगा, जहां से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।